मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। हमने लेसन 15 स्टार्ट कर रखा था। लेसन 15 के आज हम पढ़ेंगे अकाउंट एंड रिकॉर्ड। अकाउंट एंड रिकॉर्ड, अब इसमें क्या है कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट, अगर जैसे हमने इनवॉइस बनाया, बिल ऑफ सप्लाई बनाया, जितनी भी चीजें हैं, हमें उन्हें कैसा रखना है, अकाउंट ऑडिट करवाना है, रिकॉर्ड कैसे रखना है, कहाँ रखना है, कब हमें रिटर्न बने, ये सारी चीजें हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। Assessment in a GST is a substantial focus around the self assessment. असेसमेंट क्या होता है? एक तरफ का चेक करना, एक तरफ का चेक करना, जो हमने सप्लाई करी है, जिसका हमने इनवॉइस या फिर जीएसटी पे करा है, वो सही हुआ है कि नहीं। देन every taxpayer thereby is expected to self assess the liability, file the return and pay the tax by the 20 of the following month. सिंपल सी बात कही गई कि हर एक टैक्स पेयर की जितना उसने जीएसटी पे करी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, ये सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए। और पता होने के बावजूद उसे क्या करना है, उसे रिटर्न भरना है। रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, इसका मतलब हमने जब कोई भी हमने आउटपुट सप्लाई करा है तो आउटपुट टैक्स दिया है, कोई भी इनपुट आया इनपुट पर टैक्स दिया है, तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो हम ये क्या करेंगे, इन सारी चीजें का गवर्नमेंट को एक रिटर्न देंगे, कि हमने अभी इतना टैक्स दिया, हमने अभी इतना टैक्स कलेक्ट किया है। तो उसी को क्या कहते हैं, रिटर्न फाइल करना। और जो रिटर्न फाइल करेंगे जिस पर हमने टैक्स दिया, वो हम 20 ऑफ द फॉलोइंग मंथ, इसका मतलब हर मंथ, जैसे जून चल रहा है तो जून के 20th जून को फाइल हो जाना चाहिए, 20 जून से पहले फाइल हो जाना चाहिए। सिंपल। नाउ द ऑथेंटिसिटी and the complements of the same subject to audit, inspection, and the cost and responsibility upon the taxpayer to maintain necessary account and record. सिंपल से बात कही गई कि उसे रिटर्न फाइल करना ही एक काम नहीं होगा, उसे ऑडिट करवाना, इंस्पेक्शन, और उसे सही जगह रखना और सही से उसका रिकॉर्ड रखना, ये एक टैक्स पेयर का काम है जो रिटर्न फाइल करता है, यहाँ पे डेट याद रख लेंगे। ये जो डेट है 20 ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ये हम एक डेट याद रख लेंगे। Now, every registered person is expected to maintain the necessary account record at the principal place of business, and those record could be electronic or manual. सिंपल सी बात कही गई कि जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं, वो क्या करेंगे, जितने भी अकाउंट उन्होंने बनाए, जितने भी रिकॉर्ड बनाए, वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, वहां पर वो रखेंगे। और वो जो डॉक्यूमेंट या फिर अकाउंट या रिकॉर्ड है, वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, दोनों तरीकों से हम रख सकते हैं। सिंपल। प्लेस ऑफ मेंटेनेंस, सेक्शन 35 ऑफ सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 state that every registered person shall maintain a book of account and his principal place of business, and where more than one place of business is specified in the certificate of registration at every such place of business too. सिंपल सी बात कहेगी कि आपका जो कोई भी अकाउंट एंड रिकॉर्ड है वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे होगा। अगर प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो एक से ज्यादा जगह है, तो जो जीएसटी सर्टिफिकेट है, उस पर लिखा होना चाहिए कि किस प्लेस पे हम उन डॉक्यूमेंट को रख रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट को हम रख रहे हैं, वो स्पेसिफाई होना चाहिए, वो प्लेस स्पेसिफाई होना चाहिए, वहां डॉक्यूमेंट रखी जाएगी अगर मोर देन वन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है। सिंपल। नाउ नेचर ऑफ रिकॉर्ड, किन किन को रिकॉर्ड रखना होता है। Section 35 of the Central Good and Service Tax Act 2017 maintain account and other record. Every registered person shall keep and maintain at his principal place of business, as mentioned in the certificate of registration, a true and correct account of. सिंपल। उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो हर एक डॉक्यूमेंट अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में रखेंगे, जहां जो नाम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ है, जीएसटी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ है, और वो सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, क्या
प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड, कितना हमने प्रोडक्शन करा, कितना मैन्युफैक्चरिंग करा गुड्स को, उसके बारे में। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस बोथ। स्टॉक ऑफ गुड कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेल कर चुके हैं, कितना आउटपुट टैक्स पेबल करें या फिर पेड करना कर दिया या फिर करना बाकी है, और सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब। वो सारी चीजें हम क्या अपने पास रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस में, ट्रू एंड करेक्ट मैनर में। सिंपल। नाउ provide that where more than one place of business is specified in the certificate of registration. In certificate of registration, the account related to each place of business shall be kept at a such place of business. सिंपल सी बात कही गई, क्या बोला गया, मान लिया जाए कि एक सर्टिफिकेट में अलग 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 स्टेट, अलग अलग जगहों के नाम दिए हुए, मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस दिया हुआ है। तो जिस जगह से, माना कि यहाँ से गुड्स अगर गया है तो इस प्लेस पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ से गुड्स गया है यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से मैन्युफैक्चर है यहाँ पे, इन जगहों पे उन जगहों पे हम रखेंगे जहां जहां से उसका सामान या फिर कोई भी थिंग रिलेटेड हो। सिंपल। प्रोवाइड फर्दर दैट द रजिस्टर्ड पर्सन मे कीप and maintain such account and other particular in the electronic form in such manner as may be prescribed। और जो भी डॉक्यूमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखा जा सकता है, इसकी कोई मनाही नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं। नाउ 2. Every owner, operator of warehouse, godown, या any other place used for the sortage of good, and every transporter in respect of whether he is a registered person or not shall maintain record of consignee and other relevant detail of good in a such manner as may be prescribed। सिंपल सी बात कहेगी, जितने भी ऑनर किसी वेयर हाउस के, गोडाउन के, या फिर कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस जहां शॉर्टेज ऑफ गुड्स रखी जा रही है, शॉर्टेज ऑफ गुड रखी जा रही है, या जितने भी ट्रांसपोर्टर है जो भी गुड ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो क्या करेंगे कि वो रजिस्टर हो या ना हो, रजिस्टर हो ना हो, वो जितने भी कंजाइनर है, जितने भी कंजाइनी है, या फिर उससे रिलेटेड डिटेल, कंजाइनर या कंजाइनी से रिलेटेड डिटेल वो अपने पास रखेंगे। सिंपल। shall maintain record of the consigner and other relevant detail of good in a such manner as may be prescribed। Then also the CGST rule 2017 prescribe the following record। और क्या क्या रिकॉर्ड रखेंगे, गुड सर्विस इंपोर्टेड, जितने भी हमने गुड या सर्विस इंपोर्ट करी है आउट ऑफ इंडिया वो भी हमें पता होना चाहिए, रिकॉर्ड हम उसका भी रखेंगे। सप्लाई अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द रिवर्स मैकेनिज्म अलोंग विद द एंसिलरी सर्विस। जितने भी सप्लाई करें जिस पे रिवर्स मैकेनिज्म हमने टैक्स पे करा है वो उसके बारे में भी हम रखेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी सप्लाई कर रहे हैं, जितने भी सप्लाई करें उसके बारे में भी हम रिकॉर्ड रखेंगे। रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु हैज रिसीव द गुड या सर्विस, जो रिसिपेंट है उनके बारे में और उनका एड्रेस भी रखना होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन टू हुम ही हैज सप्लाइड द गुड और सर्विस, और जिनको सप्लाई करा है उनके बारे में भी हमें रखना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें रखना जरूरी है, रिकॉर्ड इन सब की चीजों के बारे में रखना जरूरी है। सिंपल। नाउ ऑडिट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। जब भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया, जो जितने भी अकाउंट और रिकॉर्ड बनाया, उन्हें ऑडिट करवाने का सिस्टम अर्लियर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 also mandated that every registered person must get his account audited by the chartered accountant या फिर cost accountant if his aggregate turnover during the financial year exceeding 2 crore rupees। पहले क्या था, पहले बताया गया, पहले अब नोटिफिकेशन आया Budget 2020 removed the requirement of getting GST audit as well as the reconciliation of statement done by certified the state fee specified professional, that is a CMA, chartered accountant and cost accountant। क्या था पहले, क्या था कि आपको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जब भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ज्यादा जाता है किसी फाइनेंशियल ईयर में, अगर 2 करोड़ से ज्यादा जाता है किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको जो अपना अकाउंट है, आपको जो आपने अकाउंट बनाया उसे ऑडिट करवाना पड़ता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर किसी कॉस्ट अकाउंटेंट से। सिंपल। मगर
बजट 2020 में इस चीज को हटा दी गई, इस चीज को हटा दी गई। सेक्शन 35 सेक्शन 5 एंड द सेक्शन 40 ऑफ सीजीएसटी एक्ट आर प्रपोज्ड टू बी अमेंडेड इन द फाइनेंस बिल 2021 budget on February 1, 2021 omitted section 35 section 5 and substitute section 44 by section 101 and 102 of the finance act 2001 respectively। अब इन्होंने क्या करा कि जो 30 यहाँ पे इसकी जगह ला दिया गया सेक्शन 101 और सेक्शन 4 की जगह ला दिया गया सेक्शन 102 of CGS Act 2000 so as to remove the mandatory requirement of furnishing the reconciliation statement duly audited by the practice company, practice chartered accountant or cost accountant, and to provide for filing of return GST on the self certificate basis with the reconciliation statement। सिंपल, ये सारी चीजें हटा दी गई, ये सारी चीजें हटा दी गई। Now, sorry. Now, with effect from the 1st August 2021, Section 110 and 111 लाया गया of the Finance Act is notified via 29 2021 Central Tax date July 30 2021। Such person has additional responsibility furnished along with the annual return। अब इन्होंने कहा कि जिनका 2 करोड़ से ज्यादा है टर्नओवर, जिनका 2 करोड़ से ज्यादा था, उन्हें आपको क्या सर्टिफाइड नहीं करवाना, ऑडिटेड नहीं करवाना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी कॉस्ट अकाउंट से। अब क्या करना है, उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ऑडिटर अकाउंट, annual account, reconciliation statement duly certified which reconcile the value of supply declared in annual return with the annual audited financial statement। Provide every registered person whose aggregate turnover during financial year 2018 और 2019, किसकी बात कर रही है, 2018 और 2019, exceed 5 crore rupees shall get his accounted audit specified under subsection 5 of section 35। इन्होंने किनकी बात कही कि हर वो फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 के लिए ही केवल है कि अगर उसका 5 करोड़ से ज्यादा आता है उसका एग्रीगेट टर्नओवर, तो उसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से उसे अपना फाइल जो है, जो अकाउंट है, वो ऑडिट करवाना पड़ेगा और उसे he shall furnish a copy of audited annual account and reconciliation statement duly certified in form number GSTRNC। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर, किसके लिए, केवल फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19, इलेक्ट्रॉनिक थ्रू द कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू द फैसिलिटेट सेंटर नोटिफाइड बाय द कमीशन। नाउ आगे चलते, प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। Provide that nothing contained in subsection shall apply to any department of central government or the state government या फिर local authority whose book of account are subject to audit by the controller and the auditor general of India or auditor appointed for the auditing the account of local authority under any law for time being in force। सिंपल सी बात कहेगी कि जितने भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से कोई भी कंपनी अगर ऑडिट होती है तो उसे सेक्शन 35 सॉरी सेक्शन 101 या फिर सेक्शन 35 सेक्शन 5 रिलेटिंग टू 2018 और 2019 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उन सब पे अप्लाई नहीं होगी, उन सब पे अप्लाई नहीं होगी। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30, जितने भी हमने अकाउंट बनाए उन्हें हमें कितने साल तक अपने पास रखना है, इसकी बात करते हैं। सो एवरी टैक्स पेयर शैल मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट एंड एंसिलरी रिकॉर्ड, जितने भी सर्विस से रिलेटेड रिकॉर्ड हैं बुक ऑफ अकाउंट से रिलेटेड रिकॉर्ड है, उन्हें अंटिल एक्सपायर ऑफ 72 मंथ या फिर 6 ईयर, ये दोनों हमें याद रख के चलना है। पेपर में क्या हो सकता है, एग्जाम में हो सकता है 6 ईयर भी दिया हो या 72 मंथ भी दिया हो, दोनों बराबर होंगे। सिंपल याद रख के चलना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 of the CGST Act 2017। Now, from the due date of furnishing the annual return for the year to which the record related, सिंपल सी बात कहेगी फ्रॉम द ड्यू डेट, जिस दिन हमें एक ड्यू डेट है उस दिन से हमें 72 मंथ तक रखनी है, 72 मंथ तक अपने जितनी भी अकाउंट रिकॉर्ड है उन्हें अपने पास रखने हैं। However, the registered person who is a party to an appeal
who is na party to appeal or any other proceeding before any authority या फिर tribunal shall have to maintain the account and book recorded pertaining to matter of the such appeal for a minimum period of 1 year after disposal of such appeal revision at the case में भी। और उन्होंने कहा कि कोई भी अगर रिलेटेड हो अपील से या फिर अदर रिलेटेड प्रोसीडिंग बिफोर द अथॉरिटी या फिर ट्रिब्यूनल, तो जिस दिन से उस अपील का ऑर्डर आ चुका है उस दिन से उसे 1 ईयर तक रखना है, 1 ईयर तक रखना है। सिंपल, ये टाइम और ये टाइम हमें याद करके चलना है। Mandatory record shall be maintained by registered person and these record may also maintained by registered person। ये मैंडेटरी है, ये आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, रिकॉर्ड रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, इनवर्ट सप्लाई कितनी हुई है, इनवर्ट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स कितना पेड करा गया, आईटीसी कितनी अवेल करेगी और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी, ये सारी चीज, इन सारी चीजों के रिकॉर्ड आपको चिट्ठा हो जो है वो आपको रखना पड़ेगा। मगर गुड जितना इंपोर्ट करा, सप्लाई अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स मैकेनिज्म अलॉन्ग विद द एंसिलरी एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ही इज रिसीव द सर्विस और सप्लाई द सर्विस, ये सारी चीजें आप रखते या ना रखते कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मे दिया हुआ है, यहाँ पे ये मैंडेटरी दिया हुआ है, मैंडेटरी दिया हुआ है। तो यही चीज भी याद करके चलेंगे। कितने दिन रखना है? सिंपल, आपको 72 मंथ रखना है, 72 मंथ तक ही रखना है या फिर 6 ईयर। ठीक है, इन दोनों में से आपको कोई भी करना है, दोनों बराबर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। The government may require the person in charge of conveyance. The government may require the person in charge of conveyance carrying any consignment of good value exceeding the prescribed amount to carrying with himself such a document issue as may be prescribed. Wait. उन्होंने क्या बोला? जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कहा रिक्वायर द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वीनियंस, जो भी कन्वीनियंस है उसका जो इंचार्ज है, अगर कोई भी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब अमाउंट, जितनी भी अमाउंट दी है उससे ज्यादा अगर रखता है टू कैरी विद हिमसेल्फ सच डॉक्यूमेंट एंड डिसीव एज मे बी प्रिस्क्राइब। अगर मान लिया जाए कोई कन्वीनियंस है, मान लिया जाए बोट है, ठीक है, बोट है, अगर वो क्या कर रही है, बोट जो है, अगर वो कोई भी गुड्स किसी को देने जा रही है, किसी को कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, किसी को डिलीवर करना है, अगर उसकी प्रिस्क्राइब अमाउंट, अगर कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू जो है, अगर वो प्रिस्क्राइब अमाउंट से ज्यादा होती है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट या फिर डिसीव एज मे बी प्रिस्क्राइब उसके पास होनी चाहिए। किसके पास? पर्सन इंचार्ज के पास। मेन पर्सन एक तरफ से बोला जाए, पर्सन इंचार्ज के पास होनी चाहिए। सिंपल, where any such conveyance is intercepted by the proper officer, he may require the person in charge of the conveyance to produce the document and receive for verification, and that person then has the duty to cooperate and the allow inspection। अगर कोई भी कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज है, अगर किसी प्रॉपर ऑफिसर से मिलता है तो प्रॉपर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉक्यूमेंट चेक करे, वेरिफिकेशन करे और जो पर्सन इंचार्ज है कोऑपरेट करे उस ऑफिसर के संग कि वो जितनी भी इंस्पेक्शन है, जितनी भी क्वेरी है पूरी कर सके ऑफिसर ऑन द टाइम। Simple. Now, it is for the same reason the electronic way bill have been prescribed according to Rule A138 of the GST Rule 2017 stipulate as under with regard to e-way bill. Every registered person who cause movement of good of consignment value greater than the 50,000 rupees, whether for the supply or otherwise, or due inward supply from unregistered person, shall before the commencement of such movement furnishing necessary information in prescribed form electronic on the portal। सिंपल सी बात कहेगी कि जो इतने ये प्रॉब्लम थे यहाँ से यहाँ तक कि हमें कोई भी अगर कन्वेंस करना है तो हमें कैरी करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑफिसर उसे चेक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, डॉक्यूमेंट देखेगा, तो सबको हटाने के लिए, उन सबको हटा देने के लिए ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल का एक आविष्कार करा गया। अब ये ई इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जनरेट कौन करेगा
और जनरेट करने के बाद उसे पोर्टल पे अपलोड कर देगा, पोर्टल पे अपलोड कर देगा, जिससे प्रॉपर ऑफिसर है उसका काम कम हो जाएगा, उसे इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं, उसे डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत नहीं, सारा काम एक ऑनलाइन प्रोसेस द्वारा खत्म हो जाएगा। अब ये काम कौन करेगा? जो जिनका जिनका गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 रुपीज है, वो पर्सन ई वे बिल जनरेट करेगा और उसको फर्निश कर देगा ऑन द पोर्टल, ऑन द पोर्टल। सिंपल, कितना? 15,000 रुपीज, ये याद करके चलेंगे अकॉर्डिंग टू रूल 38 ऑफ जीएसटी रूल 2017। नाउ where e-way bill hasn't been generated and the consignment is handed over to the transporter, the transporter will generate e-way bill on the basis of information furnished on the portal by registered person। अगर क्या होता है कि जो कंसाइनमेंट है अगर वो गुड्स, अगर वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाता है ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, तो जो ट्रांसपोर्टर है, जो गुड ट्रांसपोर्ट करेगा वो ई वे बिल जनरेट करेगा, उसे पोर्टल पे अपलोड कर देगा, या फिर फर्निश कर देगा। अपॉन द जनरेशन ऑफ ई वे बिल या फिर यूनिक ई वे बिल नंबर इज जनरेटेड। जब हम ई वे बिल अपलोड करते हैं या फिर जनरेट करते हैं, हमें एक यूनिक ई वे बिल नंबर मिलता है, इज जनरेटेड एंड मेड अवेलेबल टू द supplier, the recipient and the transporter whose multiple consignment are being carried, transport may also generate consolidate e-way bill। सिंपल सी बात कहेगी, इस ई वे बिल नंबर को जनरेट होने के बाद हम उसे सप्लायर, रिसिपेंट और ट्रांसपोर्ट तीनों को देंगे, तीनों को देना पड़ेगा। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स, द वैल्यू एज डिक्लेयर इन एन इनवॉइस, अ बिल ऑफ or delivery challenge shall include the central tax, state, union tax, integrated tax, sales charge if any, and in the document shall exclude the value of exempt supply of goods where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of good। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हम याद करेंगे। सिंपल कवर। नाउ चले आगे बढ़ते हैं। ई-वे bill so generated is valid for 1 day if the distance involved is less than or equal to 100 किलोमीटर। यहां से एक स्टेटमेंट पूरा का पूरा कितना, अगर कोई भी ई-वे बिल जनरेट होता है तो वैलिड कितने दिन के लिए होता है? केवल 1 डे के लिए वैलिड होता है, केवल 1 डे के लिए वैलिड होता है। अगर 1 डे के वैलिड कब होगा? जब तुम्हारा डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर या फिर इससे कम हो, तब आपका जो ई वे बिल जनरेट करा वो 1 ईयर के लिए वैलिड है, सॉरी 1 डे के लिए वैलिड है। एंड 1 एडिशनल डे फॉर एवरी 100 किलोमीटर ओवर एन आवर। और क्या करा जाएगा? जो आपने जनरेट करा है ई वे बिल फॉर 1 डे ऑन द 100 किलोमीटर, अगर आपका 100 किलोमीटर डिस्टेंस, माना दिल्ली जा रहे हैं भैया, दिल्ली से हम आगरा जा रहे हैं, ठीक है, आगरा जा रहे हैं, तो आगरा जाने में जो है वो 100 किलोमीटर का सफर है, 100 किलोमीटर का सफर है। 100 किलोमीटर सफर का हमने ईवेल बिल जनरेट करा, ईवेल बिल जनरेट करने के बाद जो हमें 100 किलो या उससे कम का सफर तय करना है, जो ईवेल बिल जनरेट करा वो केवल 1 डे के लिए होगा, 1 डे के लिए होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं? आगरा ना छोड़ के और थोड़ा आगे जा रहे हैं, 100 किलोमीटर और आगे, हमें सेकेंड डे मिल जाएगा, 1 डे प्लस हो जाएगा जो हमने शुरुआत में ईवेल बिल जनरेट करा था। फिर 1 डे एक्स्ट्रा मिलेगा, 100 किलोमीटर और हम जाएं तो वैसे ही जुड़ जाएगा, हमें 1 डे और मिल जाएगा। नाउ यहाँ तक कंप्लीट। एंड इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो या फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट जहाज से, इन द विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय द ship, the validity shall be 1 day for the first 20 किलोमीटर and additional day for every 20 किलोमीटर या फिर पोर्ट। सिंपल सी बात, जैसे मैंने बताया, इसमें भी अगर कोई शिप के अकॉर्डिंग आप कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कोई शिप के अकॉर्डिंग थ्रू आप कोई भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो ई वेल बिल जनरेट करिए वो हर 1 किलोमीटर में 1 दिन के लिए है, ठीक है। 20 किलोमीटर 1 डे एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 20 किलोमीटर 1 डे एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। सिंपल। नाउ
इवल बिल जनरेटेड इज ब्लॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। इससे पहले ये जितना भी स्टेटमेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस बहुत है ये आने के एग्जाम में। तो हम जितने भी डे के लिए जितने, जैसे 100 किलोमीटर 1 डे, फिर 100 किलोमीटर 1 डे प्लस होता जाएगा, वैसे ही 20 किलोमीटर अगर सिप की बात करें तो 20 किलोमीटर पे एक दिन का मिलता है। ये हमें याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नाउ इवल बिल जनरेटेड इज ब्लॉक्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। ब्लॉक्ड करेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लोइंग कब कब? इन केस ऑफ कंपोजिशन सप्लाई अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, या फिर पर्सन अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ प्रिजेम्पटिव लेवी स्कीम एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 2 2019 who does not file the such in statement GST composition 08 for the 2 consecutive quarter। अब ये ईवेल बिल जो जनरेटेड करा गया है वो हटा दिया गया, किन लोगों के लिए ब्लॉक्ड करा गया, किन लोगों के लिए? अगर वो कंपोजिशन स्कीम में है या फिर प्रिजेम्पटिव लेवी स्कीम में है, और या फिर कोई फाइल नहीं करता कंपोजिशन 08 फॉर द 2 consecutive quarter, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एंड एनी अदर पर्सन, एनी a person other than the composition supplier who does not file the GST 3B for the consecutive period of 2 months, or who does not file GSTR 1 for the any 2 month या फिर क्वार्टर एज में भी प्रिस्क्राइब। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नजरिए से। भैया यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन ब्लॉक कर गए इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लोइंग की उन्हें जनरेट नहीं कर सकते। कौन कौन? कंपोजिशन सप्लाई, या फिर पर्सन जो प्रिजम्पटिव लेवी ले रहा है एज पर द नोटिफिकेशन, या फिर जिस पर्सन ने कंपोजिशन 08 फॉर द 2 consecutive quarter नहीं फाइल करा है। और पर्सन कौन कौन है? यहाँ से 1 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, और ये 5 पूरे पर्सन ये ब्लॉक कर गए ई वे बिल जनरेशन, ये जनरेट नहीं कर सकते ई वे। सिंपल। आई होप आपको कवर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही रहता है, ये पढ़ा देता रिटर्न। As per the law, a taxpayer required to file a document with the administrative authority। सिंपल सी बात कहेगी कि हर एक टैक्स पेयर को एक डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, विच नोन एज अ कॉमनली नोन एज अ रिटर्न। सिंपल सी बात कहेगी रिटर्न, मैंने जैसा शुरुआत में बताया था कि रिटर्न क्या होता है कि आपने जितना भी टैक्स पे करा, जितना भी आपने इनवर्ट सप्लाई, जितना आउटपुट सप्लाई करी, उसके बारे में हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को बताना होता है। तो उसी को फाइल करना, उसी डॉक्यूमेंट को फाइल करना क्या कहता है? रिटर्न कहलाता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिटर्न अंडर द जीएसटी। कौन कौन से? फर्स्ट रिटर्न, मंथली रिटर्न, रिटर्न फॉर द कंपोजिशन स्कीम, टीडीएस रिटर्न, रिटर्न फॉर द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर एनुअल रिटर्न एंड द फाइनल रिटर्न अंडर द GST। Everything is online and updated and the match regularly. If business done from offices in multiple states, the number of return will go up accordingly. The entire procedure filing return can be divided into 5 parts। ये पूरा का पूरा क्या है? प्रोसीजर फॉर फाइलिंग रिटर्न कैन बी डिवाइडेड इन 5 पार्ट। फर्स्ट सबसे पहले क्या करना? आपको सबमिशन करना है ऑफ रिटर्न का। पहले पहले पार्ट में क्या करना? आपको रिटर्न फाइल करनी है, फिर मैचिंग ऑफ आईटीसी, फिर मैचिंग जितना आपने इनपुट टैक्स दिया है, जितना आपने इनपुट टैक्स दिया है उसको मैच करा जाएगा। उसके बाद एक्सेप्ट करा जाएगा, अगर सही हुआ तो, और गलत हुआ तो उसे रेक्टिफिकेशन या फिर डिस्क्रिप्शन करा जाएगा। उसके बाद मैचिंग करने के बाद ऑफ क्लेम इन रिडक्शन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मैचिंग करने के बाद जितना आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करना है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। एक तरफ से मान लिया जाए कि आपको आईटीसी जो क्लेम करना है उसके लिए स्पेशली हमें रिटर्न फाइल करना होता ऑन द टाइम। सिंपल। सो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37। सो हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।